बायोलॉजी में हर चीज़ हम तुमको फिगर से ही समझाएंगे। अगर फिगर समझ में आ गया तो समझो तुम ऑब्जेक्टिव बना लिया। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव फिगर याद हो जाता है, दिमाग में एगो इमेज बैठ जाता है कि अच्छा ऐसा ऐसा रंध्र होता है। तो इसलिए फिगर इसके साथ पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। और एग्जाम में बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछे और फिगर के साथ बनाएगा, आंसर लिखेगा तो बहुत अच्छा नंबर भी मिलता है। और कोई भारी फिगर नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है समझना, ठीक है। अब तुम सबका है क्वेश्चन रंध्र। क्या है क्वेश्चन बताओ तो, क्वेश्चन क्या है? रंध्र। रंध्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ तो? एस्टोमाटा, ठीक है। तो समझना रंध्र कहाँ होता है बताओ तो? पेड़ पौधे के पत्तियों में पाए जाते हैं। रंध्र कहाँ होते हैं बताओ तो? पेड़ पौधे के पत्तियों में पाए जाते हैं। समझना, ध्यान से समझो इधर। रंध्र क्या लिखा हुआ है कि रंध्र यानी एस्टोमाटा क्या है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था 2 नंबर में कि रंध्र क्या है यानी एस्टोमाटा क्या है। इसके प्रमुख कार्यों को लिखे, यानी इसके कार्यों को लिखना है। कार्य समझते हो ना कि रंध्र का क्या वर्क है पेड़ पौधा के पत्तियों में। कार्य का मतलब हुआ कि रंध्र का क्या वर्क है पेड़ पौधा में, पत्तियों में क्या वर्क है इसका। तो रंध्र का बहुत वर्क होता है, समझो यहाँ पर, ठीक है। समझना, एक एक करके यहाँ चित्र भी बनाया गया है, एक एक करके ध्यान से समझना। चित्र अगर तुमको समझ में आ गया, फिगर समझ में आ गया, बायोलॉजी में हर चीज़ हम तुमको फिगर से ही समझाएंगे। अगर फिगर समझ में आ गया तो समझो तुम ऑब्जेक्टिव बना लिया। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव फिगर याद हो जाता है, दिमाग में एगो इमेज बैठ जाता है कि अच्छा ऐसा ऐसा रंध्र होता है। तो इसलिए फिगर इसके साथ पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। और एग्जाम में बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछे और फिगर के साथ बनाएगा, आंसर लिखेगा तो बहुत अच्छा नंबर भी मिलता है। और कोई भारी फिगर नहीं है। पत्तियों के सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्रों को बताओ। कैसा छिद्र है बताओ तो? सूक्ष्म मतलब समझता है ना, एकदम छोटा जो हमको आंख से भी नहीं दिखता। पत्ता में क्या छिद्र दिखता है? आप जब पत्ता को तोड़ के लाओगे और में देखोगे दिखाई देगा नहीं। तो इतना सूक्ष्मता है कि हम नहीं देख पाते हैं अपने ये खुली आंखों से। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। तो वही सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तब बताओ रंध्र का परिभाषा याद हो गया, समझ में आया? क्या है रंध्र बताओ तो? हाँ, पत्तियों की सतह पर, याद रखना। कथी पर? तब पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले, याद रखना, पत्तियों के सतह पर पाए जाने वाले, याद रखना। क्वेश्चन 2 नंबर में आया हुआ भी है कि पत्तियों के सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहा जाता है, यानी एस्टोमाटा कहा जाता है। समझ में आ गया? तो रंध्र के बारे में जवाब दे दिए। इसके बाद कहता है इसके प्रमुख कार्य को लिखे, यानी इसके वर्क बताओ। ये रंध्र का क्या वर्क है, पेड़ पौधा के पत्तियों में पाया जाता है, इसका क्या वर्क है। तो इसका वर्क को लिखते हैं। तो चलो लिखते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य निम्न है। रंध्र के प्रमुख कार्य क्या है? निम्न है, यानी एक तो कार्य है नहीं इसका, इसका बहुत सारे कार्य है। तो कुछ कार्य हम तुमको सामने में बता रहे हैं, समझना यहाँ पर, ठीक है। तो समझो रंध्र के प्रमुख कार्य। पहला कार्य क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। देख लो, प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा करता है, पता है कि नहीं? पेड़ पौधा क्या करता है बताओ तो? प्रकाश संश्लेषण करता है। तब प्रकाश संश्लेषण जब पेड़ पौधा करता है तो क्या गैसों का भी तो आदान प्रदान होगा। तो याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का जो आदान प्रदान होगा, आदान प्रदान समझते हो ना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा लेता है तो आदान हुआ, ऑक्सीजन पेड़ पौधा छोड़ता है तो वो बाहर निकल रहा है तो क्या हुआ? प्रदान हो गया। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान क्या करता है? इन्हीं छिद्रों के। कौन छिद्रों के द्वारा? रंध्र के द्वारा। तो चलो अब तुमको रंध्र नीचे हम फिगर बनाए हैं, समझना यहाँ पर बढ़िया से। क्या है देख लो, ये जो तुम्हारा चित्र 2 गो दिख रहा है, ये क्या है? रंध्र है। क्या है? रंध्र है। अब ये रंध्र कहाँ पाया जाता है बताओ तो? पत्तियों के सतह पर पाया जाता है। तो पत्ती के सतह पर वाला पाया जाने वाला क्या है? रंध्र है। तो इसको बनाना कैसे? तो देख लो, ये जो तुम देख रहे हो ऐसा, ये दिख रहा होगा,
कोन क्या है समझना, ये जो दिख रहा है ऐसे बनाना इसको। ठीक है, टाइम थोड़ा कम लगे, तुम सबका वीडियो कुछ लंबा ना हो जाए, इसीलिए हमने पहले से बना कर रखा है। तो समझना यहाँ पर ये जो देख रहे हो ऐसे, बताओ तो ये तुमको कैसा दिख रहा है? सेम के बीज की तरह दिख रहा है, किडनी की तरह ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन वो है नहीं, वो किडनी नहीं है। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ऐसे, जो पहले ये बनाना, ये क्या है पता है? तो ये है द्वार कोशिका। ये कौन कोशिका है बताओ तो? इसकी इंग्लिश में कहते हैं गार्ड सेल्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो तो जैसे तुम सब का भी गार्ड होता है, अरे गेट पर गार्ड न रहता है खड़ा भेल, वो क्या कहता है? किसको अंदर ले जाना है, किसको अंदर से आना है, किसको बाहर जाना है, यही ना करता है? क्या सबको आने देता है? तो गार्ड सेल जैसे कि गेट पर रह के चौकीदारी करता है, उसी तरह से ये रंध्र में भी गार्ड सेल होता है। समझ में आया? रंध्र में भी क्या होता है? गार्ड सेल होता है। क्या करता है? तो सुनो क्या करता है, समझाएंगे बढ़िया से, समझना कि यही द्वार कोशिका यानी गार्ड सेल है। ये दोनों जो है ये क्या है? गार्ड सेल है। इसमें भी ये जो दिख रहा है ये कौन कोशिका है बताओ तो? अगर तुमसे पूछा जाएगा कि बताइए ये सब क्या है, तो कहिएगा ये सब जो है ना गार्ड सेल है। क्या कौन सेल है बताओ तो? गार्ड सेल है। हिंदी में कहे तो द्वार कोशिका, गेट पर रहने वाला ये कोशिका है। समझ में आया? अब क्या है कि ये द्वार कोशिका है। इसके बाद आपको पता करना है कि रंध्र कहाँ होता है, रंध्र का छिद्र कितने है। तो आपको जो ये बीच में जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है स्पेस दिख रहा है ना, खाली जगह, यही है रंध्र वाला छिद्र। ठीक है, यही है छिद्र जिससे अंदर से गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, यही है छिद्र। इसमें भी ये क्या है? छिद्र है। तब बताओ, इसमें खुला हुआ दिख रहा है क्योंकि देखो थोड़ा सा मोटा है ना, तो ये खुला हुआ दिख रहा है। ये पतला थोड़ा लग रहा है, तो ये बंद है। ये कैसा वाला है? ये खुला वाला है, याद रखना। ये छिद्र, ये रंध्र कैसा है? खुला वाला है। और ये क्या है? ये बंद वाला है। ठीक है, कहा है क्योंकि ये पतला दिख रहा है, तो ये द्वार कोशिका सटा लिया तो ये क्या हो गया? बंद हो गया। ये खोल दिया है तनका तो मोटा हो गया, तो खुल गया है, तो ये क्या है? खुला हुआ रंध्र है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रंध्र खुलता भी और बंद भी होता है। तो अब चलिए, इतना बात समझ में आ गया? तो ये सब अब देखिए, ये आपको अब दिखाई दे रहा होगा कि सर ये क्या है? ये हरा कलर ये जो दिख रहा होगा, ये क्या है बताइए? बताओ तो ये सब क्या है? फिगर में होगा, देखो सामने, क्या है इसका नाम? हरित लवक। क्या है? हरित लवक। समझ में आया? ये क्या है? हरित लवक। ठीक ना? फिगर सामने भी रखना, बुक है ना सामने? हाँ, तो सामने रख कर एक एक बात समझो। ये जो गोल गोल दिख रहा है ये सब क्या है? तो तुमको सके पता है ना कि पत्तियों में हरित लवक पाए जाते हैं। हम कहे थे हरित लवक का आकार लगभग अंडे के आकार के है। तो देखिए ये अंडे की तरह है कि नहीं, है ना? तो ये, हाँ, ये जो है ये हरित लवक है। ये क्या है? हरित लवक है। ठीक है, ये सब जो दिख रहा है ये सब क्या है? ये सब हरित लवक है। ठीक ना? इसमें भी ये दिख रहा है ये सब क्या है? हरित लवक। देखो हम यहाँ लिख भी दिए हैं कि यहाँ क्या है, ये बताओ तो? हरित लवक है। यहाँ है ना, यहाँ लिखा हुआ है, क्या है बताओ तो? हरित लवक है। तो बात समझ में आया? अभी तक हम क्या क्या बताए? पहले गार्ड सेल पहचाने आ गया। बताओ, ये गार्ड सेल है, ये तनका बताओ फूला टाइप के लग रहा है, मोटा टाइप के, और ये पतला लग रहा है। ये फूला कैसे? ये फूल कैसे गया? क्या? देखो यहाँ पर ये फूला हुआ है, ये कैसे हुआ? तो समझना, ये जब गार्ड सेल में जल आता है, क्या आता है? जल आता है, तो ये फूल जाता है। याद रखना, गार्ड सेल में क्या आता है? जल आता है, तो ये गार्ड सेल क्या कर जाते हैं? फूल जाते हैं, और फूलते ही एक रंध्र खुल जाते हैं। कुछ बात समझ में आया? तो अब पूछा जाएगा कि रंध्र कैसे खुलता है। तो ये गार्ड सेल मतलब जानता है ना, गार्ड सेल कहता है कि अब अंदर आओ जाओ, है ना? गार्ड गार्ड का काम क्या है? कि अंदर आने जाने का वो क्या करता है? कहता है कि कौन अंदर आएगा, कौन अंदर जाएगा। तो गार्ड सेल के अंदर में जब क्या आता है? जल आता है। तुमको पता है ना, पेड़ पौधा क्या लेता है? जल लेता है। तो जल तो नीचे से ऊपर पूरा में ना फैलता है। तो जब इसमें जल आता है इस द्वार कोशिका के अंदर, ठीक है,
तब यह द्वार कोशिका जल आएगा तो द्वार कोशिका फूल जाएगा। तो देखो ये मोटा मोटा दिख रहा है, फूल गया। तब फूल गया, जैसे ही फूल गया तो एक रंध्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। रंध्र का जो छिद्र होता है, रंध्र का जो छिद्र होता है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है। और जैसे ही खुल जाता है तो गैसों का क्या होने लगता है, आदान प्रदान होने लगता है। आदान का मतलब वो क्या लेगा, CO2। अब प्रदान का मतलब क्या देगा। तब बताओ, ये समझ में आ गया कैसे खुलता है। कोई पूछे रंध्र कैसे खुलता है तो कहना द्वार कोशिका में जब जल जाता है ना तो द्वार कोशिका फूल जाता है। ठीक है, द्वार कोशिका फूल जाता है जिससे रंध्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। खुलने के बाद क्या होता है, गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। समझ में आ गया। अब तुमको फिर देखना कि अब जैसे ही द्वार कोशिका सिकुड़ता है, अब फूल जाने के बाद एक समय सिकुड़ेगा ना, क्या फूलले रह जाएगा हमेशा है। तुम सब बैलून फुलाता है तो क्या हमेशा फूलले है 10 दिन 20 दिन 1 महीना तक है, धीरे 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 पचक जाता है। तो वैसा ही ये भी है, सिकुड़ जाता है ना। तो सिकुड़ता है जैसा ही कि द्वार कोशिका जैसे ही सिकुड़ता है तो रंध्र क्या हो जाता है, बंद होता है। रंध्र वाला छिद्र है क्या हो जाता है। तो अगर हम तुमको कहे कि रंध्र कब खुलता है तो कहना द्वार कोशिका में जब पानी जाता है ना, जल जाता है, तब फूल जाने के बाद रंध्र क्या हो जाता है। और सिकुड़ता का अथी बंद कब हो जाता है, तो जब द्वार कोशिका सिकुड़ जाता है तो रंध्र क्या हो जाता है, सिकुड़ के एकदम चपटा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ना समझता है, बंद हो जाएगा। फूल जाएगा तो रास्ता खुल जाता है। तो समझ में आ गया। तो यही है, तो ये बंद हो गया। तो ये पचका हुआ टाइप का लग रहा है, देख रहा है ना, ये थोड़ा मोटा मोटा, तो समझो ये खुला हुआ रंध्र है। और तुम देखना फिगर में भी देखना, एगो तनका बड़ा सा होगा, एक छोटा सा होगा। कहानी इसका क्या है, बड़ा छोटा का क्या है, इसका रीजन क्या है। ये खुला हुआ है इसलिए तनका ही मोटा है, और ये थोड़ा सा पतला टाइप के दिख रहा होगा, पचका टाइप के, तो समझ जाओगे द्वार कोशिका सिकुड़ा तो ये रंध्र क्या हो गया है, बंद हो गया है। तो समझ में आ गया। तो बताओ, बनाने आ गया, बनाने आ गया ना, ये तुम सब बना लेगा। ये बहुत आसान है, रंध्र बनाओ। ये सब इसके प्रमुख कार्य, रंध्र बनाएगा तो बहुत इजी है, कोई भारी तो है नहीं। ठीक है, तो आराम से इसको बना लेना। पहले द्वार कोशिका बढ़िया से साइड में ये सब बना देना। ठीक है, ये सब ठीक। और इसके बाद ये जो यही है रंध्र का छिद्र, यही क्या है, ये जो स्पेस खाली दिख रहा है यही क्या है, रंध्र का छिद्र है। बताइए खुलता कब है, जब द्वार कोशिका में जल जाता है तो द्वार कोशिका फूल जाता है। फूलने के बाद रंध्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। समझ में आ गया। और द्वार कोशिका है, ये रंध्र है, या इसे जो गोल गोल अंडा की तरह दिख रहा है ये क्या है, हरित लवक है। ये बताओ खुला हुआ है कि बंद है, बंद है। काहे बंद है, क्योंकि द्वार कोशिका सिकुड़ गया, पानी नहीं ना है उसके अंदर में, पानी नहीं है तो इस द्वार कोशिका क्या कर गया, सिकुड़ गया। सिकुड़ गया तो रंध्र क्या हो गया, बंद हो गया। जब बंद हो गया तो गैसों के आदान प्रदान करेगा। और ये खुलल है तब ना गैसों का क्या करेगा। तब बताओ गैसों का आदान प्रदान दिन में होता है कि रात में होता है, हैं? अब कहना द्वार कोशिका में अगर जल जाएगा, और जल क्या कब होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में शुरू होता है। इसलिए कहता है कि दिन में जो होता है ना खुल जाता है, रात में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है रंध्र। समझ में आया ना। प्रकाश संश्लेषण होगा तब ना जल जाएगा, और जल जाएगा तो फूल के खुल जाएगा, जल नहीं जाएगा तो सिकुड़ के बंद हो जाएगा। तो बताओ समझ में आ गया। चलो तो अब समझना, तो यही बात, फिगर क्लियर समझ में आ गया। चलो अब समझना, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान यह रंध्र के द्वारा होता है जब रंध्र खुल जाता है। तो आ गया समझ में। फिर अगला कार्य क्या है, वाष्पोत्सर्जन समझते हो। अरे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, अरे वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है पानी जो होता है, जल वाष्प के रूप में बनकर और वायुमंडल के ऊपर उड़ जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है, तो यह ना वाष्पोत्सर्जन है। पेड़ पौधा में जो जल होता है वो गर्म होकर क्या होगा, वाष्प बनेगा। तुम सब भी नहीं होता है ना, देखा है घर में, तुम सब जब खाना बनाते हो चूल्हा पर बनाते होगी, तब पानी जब गर्म होता है तो वाष्प के रूप में उड़ता है, ऊपर ढक्कन रख दिया तो बूंद 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 टाइप का लग जाता है। तो यही ना वाष्पोत्सर्जन है। फिर कपड़ा तुम सब जब साफ करते हो और धूप में रखते हो तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ही ना कपड़ा क्या हो जाता है, क्योंकि उस पर प्रकाश पड़ता है, कपड़ा होता है गर्म, पानी हो जाएगा गर्म, और गर्म हो जाने के बाद वाष्प बन के उड़ जाएगा पानी, बस कपड़ा क्या होगा, सूख जाएगा। तो यही वजह है। ठीक है, ठंडी के दिन में कपड़ा अधिक दिन तक मतलब तुरंत नहीं सूखता है। कारण क्या है कि धूप नहीं रहता है, जिस कारण से वाष्पोत्सर्जन क्रिया बड़ा धीमी गति से होता है। तो यही है। तो बात समझ में आ गया। तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में
वाष्पोत्सर्जन जब प्रक्रिया होता है तो जल वाष्प के रूप में, बताओ वही जल है किसके रूप में, वाष्प के रूप में इन्हीं रंध्रों के द्वारा निकल जाता है। पेड़ पौधा में जो देखता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो तुमको पता है ना कि इसमें पानी आ जाता है द्वार कोशिका में। तो ये पानी जब आती है तो जब धूप पड़ता है यानी जब प्रकाश पड़ता है तो वो गर्म होके जल जो है वाष्प के रूप में इन्हीं रंध्रों से क्या होता है, निकलत रहता है। तब पेड़ पौधा में भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, यही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो तुमको पता होगा कि फिर इतना पेड़ पौधा, जितना बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा है और इतना वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, और नीचे जो तालाब उलाब है, समुंदर उमुंदर है, जानवे करता है 3/3 तो पानी है अपना पृथ्वी पर, ये सब का वाष्पोत्सर्जन होता है, ऊपर बादल बनता है और फिर से क्या होता है, बारिश होता है। तो यही तो वजह है। तो पूछे वाष्पोत्सर्जन में जो होता है, तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है बताओ तो, ठीक ना। तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, तो कहा जाएगा, हला नहीं करो, समझो यहाँ। तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल जो होता है वाष्प के रूप में जो बनता है, तो इन्हीं रंध्रों के द्वारा क्या करता है, निकल जाता है। तो बताओ समझ में आया इतना। तो समझो यहाँ पर ध्यान से कि ये मोटा है, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें जो है जल गया है, जिस कारण से द्वार कोशिका फूल गया है, रंध्र खुल गया। इसमें क्या होगा कि जल क्या गया, नहीं गया, द्वार कोशिका सिकुड़ कर क्या हो गया, बंद हो गया। तो बताओ समझ में आ गया। चलो अब हम नेक्स्ट समझते हैं। फिगर क्लियर, समझ में आ गया, खुला और बंद की पहचान भी हो गया तुम लोगों को, ठीक है। कौन क्या है समझ में आ गया सब बढ़िया से। तो देखो एक लाइन यहाँ लिखा हुआ है कि रंध्र की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों का आदान प्रदान, समझना यहाँ पर, समझो ध्यान से कि इस फिगर के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि रंध्र की सतह पर, तो रंध्र की कहाँ, सतह पर सूक्ष्म छिद्र, बताओ इसका छिद्र क्या होता है, सूक्ष्म होता है। तो सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते हैं और फिर क्या होते हैं। अब बताओ, हम कहते हैं ना गैसों का आदान प्रदान करता था, खुलल रहता है तब ना गैसों का आदान प्रदान करेगा। और फिर वाष्पोत्सर्जन भी कब होगा, जब खुलल रहेगा तब ना वाष्पोत्सर्जन होगा। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि रंध्र की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों का आदान और प्रदान और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते भी और क्या होते हैं। तब बताओ वाष्पोत्सर्जन के लिए या गैसों के आदान प्रदान करने के लिए यही रंध्र कभी खुलते हैं तो कभी क्या होते हैं, और कब खुलते हैं कब बंद होते हैं सब बता दिए, समझ में आ गया ना। चलो आगे समझते हैं। अब इसी रंध्र से, इसी खुलते बंद होने से, आदान प्रदान से क्वेश्चन बन गया परीक्षा में 2 नंबर के लिए पूछा गया भी है। क्या है क्वेश्चन कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। क्वेश्चन क्या पूछा कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो समझो पौधों में गैसों का आदान प्रदान अभी तुरंत ना पढ़ा है, यही ना रंध्र के द्वारा होता है। अभी तुरंत पढ़ा है ना कि खुलल रहता है तो में गैसों का आदान प्रदान होते रहता है। गार्ड सेल रहते हैं वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि वो फूल जाते हैं तो खुल जाते हैं। तो बताए थे। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान उनकी पत्तियों के रंध्रों द्वारा होता है। बताओ जिस पौधों में गैसों का आदान प्रदान होगा उसमें पाए जाने वाले पत्तियों को द्वारा भी क्या होते हैं, गैसों का आदान प्रदान होते हैं। और उनमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। बताओ उसमें गैसों में कौन गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों का जो आदान प्रदान होगा पेड़ पौधा में किस क्रिया द्वारा होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, तो विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। अब पूछेगा पौधों में गैसों का आदान प्रदान में कौन गैस होता है, तो कहना है ऑक्सीजन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। तुमको पता है ना प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है जो वायुमंडल से लेता है। उतना कर देने के बाद जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है तो उसमें ऑक्सीजन गैस बाहर भी निकलती है। तो यही गैसों का क्या हो रहा है, तो पेड़ पौधा में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो होता है तो कौन गैस का आदान प्रदान होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है, आया समझ में। और ऑक्सीजन क्या करता है, तो ओकरा उपरांत प्रकाश संश्लेषण हो जाने के उपरांत ऑक्सीजन गैस बनता है जो वायुमंडल में उसको यानी पेड़ पौधा छोड़ देता है वायुमंडल में, तो हम सब उसको लेते हैं। तो बताओ इस प्रक्रिया का नाम बताओ, किस प्रक्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान पेड़ पौधा में होता है, तो विसरण प्रक्रिया द्वारा। एक ऑब्जेक्टिव बन गया। बताओ समझ में आ गया। इसीलिए हमने यहाँ हाईलाइट करके लिख दिया है तुम्हारे सामने में, ठीक है। समझो यहाँ पर
कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तब विसरण द्वारा होता है। किस प्रक्रिया द्वारा, किस क्रिया द्वारा? तब विसरण द्वारा होता है। समझ में आ गया? तो ये बात को बढ़िया से याद कर लेना। ऑब्जेक्टिव भी हो गया, ऊपर वाला जो है ना 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, हर एक टॉपिक से तुमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा है हर एक बताते जा रहे हैं। समझना बढ़िया से इसको। तुम सब क्लियर से अगर समझ गया तो एग्जाम में हम कहते हैं पूरा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने। फिर देखो प्रकाश संश्लेषण टॉपिक शुरू है। अब प्रकाश संश्लेषण से क्या क्वेश्चन और बनता है तो सुनो। प्रकाश संश्लेषण की 2 प्रावस्थाएं कौन कौन सी है, वर्णन करें। 2 प्रावस्थाएं का मतलब होता है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना 2 अवस्थाओं में होती है। एक होता है जो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में करता है, और एक प्रकाश संश्लेषण होता है जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। अब तुम कहोगे कि प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और अनुपस्थित में, यही कैसा प्रकाश संश्लेषण होता है? सब समझाएंगे। समझो पहले क्वेश्चन को कि प्रकाश संश्लेषण की 2 प्रावस्थाएं कौन कौन सी है, वर्णन करें। अथवा प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि कितनी अवस्थाएं होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। 2 अवस्थाएं होती है। ठीक है, या एक और क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण पर विस्तार से चर्चा करें। तो प्रकाश संश्लेषण पर विस्तार से यही चर्चा करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण 2 प्रकार के होते हैं। तो बताओ, यहो में यही बात ना है? तो तीनों क्वेश्चन एक ही लग रहा है कि अलग अलग हो, समझ में आ रहा है? सब एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ समझो क्वेश्चन क्या और लगेगा कि सबका आंसर एक ही होगा। प्रकाश संश्लेषण की 2 प्रावस्थाएं कौन कौन सी है? तो 2 प्रावस्थाएं होती है, वो कौन कौन सी है वो बताना है। तो वो प्रकाशीय और एक होता है अप्रकाशीय। फिर प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? तो कितनी अवस्थाएं होती है? 2 अवस्थाएं होती है। एक बार 2 अवस्थाएं करके पूछ दिया, एक बार सीधा करा कितनी अवस्थाएं होती है? तो 2 अवस्थाएं होती है, वही चीज। फिर है प्रकाश संश्लेषण पर विस्तार से चर्चा करें। तो इसकी विस्तार से यही चर्चा करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण 2 अवस्थाओं से गुजरती है, 2 प्रकार से होती है। एक होता है प्रकाशीय और एक होता है अप्रकाशीय। तो चलो अब इसका आंसर को हम क्या करते हैं, बढ़िया से समझते हैं। तो समझना अब, चलो अब समझना यहाँ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितनी प्रावस्थाएं हैं। तो कितनी प्रावस्थाएं बताओ तो? यानी कि ध्यान से समझो यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 2 प्रावस्थाएं हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने प्रावस्थाएं हैं बताओ तो? पूछा था ना कि प्रकाश संश्लेषण की विस्तार से चर्चा कीजिए। तब विस्तार से यही चर्चा करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न 2 प्रावस्थाएं हैं। कितने प्रावस्थाएं हैं? 2। पहला का नाम है कि एक प्रकाशीय अभिक्रिया है। ठीक है, अब प्रकाशीय है तो प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, लाइट की उपस्थिति में होता है। और ये है अप्रकाशीय अभिक्रिया, में प्रकाश नहीं होता है, में प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती है, इसलिए इसको कौन रिएक्शन कहते हैं? डार्क रिएक्शन, अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, तो चलो अब समझते हैं सबको एक एक बारे में, एक एक करके बढ़िया से, कि प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होता है। तब प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ही प्रकाशीय अभिक्रिया कहा जाता है। बताओ कितना आसान है। प्रकाशीय अभिक्रिया क्या है? तब प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं, चाहे कहा जाता है। समझ में आ गया? प्रकाशीय अभिक्रिया क्या है? तब प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ही प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इसे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। बताओ इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। अब बताओ, अब ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला आ गया, और ये लाइन जो है ना ऑब्जेक्टिव बन गया तुम्हारे लिए 1 नंबर का। क्या है कि प्रकाशीय अभिक्रिया जो होता है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय अभिक्रिया जो होता है, तो प्रकाशीय अभिक्रिया जो होता है वो पेड़ पौधा के कहाँ होता है? तब पेड़ पौधा में तो पता है हरित लवक होता है, और उसमें होता है क्लोरोफिल। अब उसी क्लोरोफिल के ग्रेना में पीछे बताए थे ना कि क्लोरोफिल के कहाँ? ग्रेना में। ग्रेना को एक और नाम क्या बताओ तो? थाइलेकोइड है ना। तो वही ग्रेना यानी थैलेकोइड भाग में संपन्न होता है। याद रहेगा? प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ संपन्न होता है बताओ तो? क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में। तो एक ऑब्जेक्टिव बन गया। समझ में आ गया? कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होती है। आ गया समझ में? अब देखो दूसर का क्या है? अप्रकाशीय अभिक्रिया। दूसर का क्या है? अब समझना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन। तब प्रकाश की अनुपस्थिति अर्थात अंधेरे में संपन्न होने वाली क्रिया को बताओ। अनुपस्थिति मतलब
प्रकाश की अनुपस्थिति का मतलब क्या हुआ? अंधेरे में संपन्न होने वाली क्रिया को अप्रकाशीय अभिक्रियाएं कहते हैं, यानी अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? याद रखना कि प्रकाश की अनुपस्थिति अर्थात अंधेरे में संपन्न होने वाली क्रिया को अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। अब बताओ ई कहाँ होता है? जैसे ये तो समझा कि क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होता है प्रकाशीय अभिक्रिया, तो अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होता है? तो यह स्ट्रोमा, जिसको उत्तक कहते हैं, पेड़ पौधा में भी तो उत्तक होता है, तो वही स्ट्रोमा यानी उत्तक में संपादित होता है। याद रखना, पेड़ पौधा के कहाँ? स्ट्रोमा यानी कहाँ? उत्तक में होता है। कौन अभिक्रिया? अप्रकाशीय अभिक्रिया। समझ में आ गया? तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में? पहला का नाम प्रकाशीय अभिक्रिया, जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और कहाँ होता है? तो क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में, थैलेकोइड भाग में। ठीक है। दूसरा का नाम है अप्रकाशीय अभिक्रिया, जो कहाँ होता है? जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि अंधेरे में संपन्न होता है। और यह कहाँ होता है? तब पेड़ पौधा में स्ट्रोमा यानी उत्तक में संपादित होता है। कहाँ संपादित होता है? उत्तक में संपादित होता है। तो बताओ, समझ में आ गया? तो आज का क्लास जो है इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। आज का क्लास यहाँ पर द एंड होता है, ठीक है। अब तुम सबको नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाएंगे समझो। नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को क्या टॉपिक शुरू होगा समझना। टॉपिक जो है बढ़िया से समझो क्या है। तो तुमको जो भी अगला टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे, वो टॉपिक तुम्हारे एग्जाम में 5 नंबर का होगा। कै नंबर का एग्जाम में पूछेगा? 5 नंबर का पूछेगा। वो 5 नंबर याद रखो क्या क्या आएगा। बताओ, प्रकाश संश्लेषण में CO2 की आवश्यकता है, एकदम जरूरी है, पढ़ा भी है। ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता है। इसको पूरा प्रयोग से कहता है, बताइए, यानी विथ एक्सपेरिमेंट के साथ बताइए, यानी कि चित्र बनाकर इसको बताना होगा। ठीक है। तो अगला पूरा वीडियो जो एगो मिलेगा तुम लोगों का, उसमें पूरा यही रहेगा कि CO2 की आवश्यकता होती ही है, जल की आवश्यकता होती ही है, ऑक्सीजन छोड़ती है, ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन वो क्या करती है? छोड़ती है। ठीक है। तो ये सब जो तू सुन रहा है, ये समझ रहा है क्वेश्चन, इसको विथ प्रैक्टिकल के साथ हमको बताना है, समझना है बढ़िया से। हम तुमको नेक्स्ट क्लास में वही पढ़ाएंगे, समझना। 5 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है, दीर्घ में रहेगा। उसका क्रिया विधि, बनावट, प्रयोग विधि, क्या क्या जरूरत पड़ता है उसके लिए, हर एक चीज़ समझाएंगे प्रैक्टिकल फिगर के साथ। तो समझना इसी को। ठीक है। तो चलो, वो नेक्स्ट टॉपिक वही रहेगा। समझ में आ गया? 5 नंबर कराएगा, बढ़िया से समझेगा, 5 नंबरिया आएगा एग्जाम में, बढ़िया से बना देना। ठीक है। तो बताओ, आज का क्लास इतना समझ में आ गया? चलो, तो आज भर रहने दो, याद कर लेना बढ़िया से।